हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम मशीन लर्निंग की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 1 जो है मशीन लर्निंग की, वो स्टार्ट होती है मशीन लर्निंग से ही। तो मशीन लर्निंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। तो ये मशीन लर्निंग जो है वो उसके अंदर एप्लीकेशन है एक एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी एक एप्लीकेशन है। और इसके अंदर ये हमें एबिलिटी देती है जिससे हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं विद द टाइम और विद द एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अंदर मतलब कि कहने का ये है कि जैसे जैसे आप मशीन को टास्क देते रहोगे, जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती रहेगी, वैसे वैसे वो चीज़ों को याद करती रहेगी, खुद की गलतियों से सीखती रहेगी और वो दिन पर दिन अपने आप को एक्यूरेट और ज़्यादा बनाती रहेगी। तो मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है कि वो ऑटोमेटेड होता है एक तरीके से, वो खुद ही अपनी गलतियों को सुधारती है। ठीक है, उसके अंदर जो ह्यूमंस होते हैं उनका किसी किसी लर्निंग के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर भी टाइप्स होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, किसी लर्निंग के अंदर ह्यूमन के इंटरफेरेंस चाहिए होता है लेकिन किसी के अंदर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन जो मशीन लर्निंग जो एक्चुअल एबिलिटी होती है वो यही होती है कि जो मशीन है वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से इम्प्रूव करे, अपनी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करे और एक्यूरेसी को भी इंक्रीज़ करे। ठीक है, लर्न विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस, जो ह्यूमन असिस्टेंस है उसकी ज़रूरत के बिना अगर मशीन सीख रही है खुद से तो उसे मशीन लर्निंग बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ मैसिव क्वांटिटी ऑफ डेटा। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस देना होता है, तो एक्सपीरियंस जो होता है ना उसका भी एक पहले से ही डेटा इकट्ठा होकर के रखा जाता है जो कि मशीन को दिया जाता है, जिसके ऊपर वो कई सारे टेस्ट करती है, ट्रायल्स करती है, कोशिश करती है इम्प्रूव करने की अपने आप को। और उस हिसाब से टेस्ट आउट किया जाता है कि क्या ये मशीन जो है वो खुद को सेल्फ एनालाइज करके जो डेटा, जिस टाइप का डेटा उसे दिया जा रहा है, क्या उस डेटा पे इजीली वो वर्कआउट कर पा रही है कि नहीं। अगर कर पा रही है देन उसके और ज़्यादा टिपिकल टास्क दिए जाते हैं। अगर वो नहीं कर पा रही है तो फिर उसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया जाता है कोड्स के थ्रू और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स, एक्चुअली में जो मशीन लर्निंग होती है उसका यूज़ हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो हमें फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। अगर हमें फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो मशीन लर्निंग का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो तो काम ह्यूमन भी कर सकता है। लेकिन मशीन लर्निंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो हमें फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। और ये जो एक्यूरेसी आती है रिजल्ट्स के अंदर वो भी एक्सपीरियंस के थ्रू ही आती है। तो जितना ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, जितने ज़्यादा आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा ही एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद हम जंप करते हैं टाइप्स के ऊपर। तो टाइप्स हैं इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा है सेमी लर्निंग, फिर उसके बाद है आपकी रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ह्यूमन जो होगा उसका थोड़ा सा इंटरफेरेंस होगा। उसके अंदर जो ह्यूमन है वो ट्रेन करेगा, मशीन को हेल्प आउट करेगा। इसके अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो लेबल्ड डेटा सेट्स के ऊपर होती है। लेबल्ड डेटा सेट्स मतलब कि उसके अंदर इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स जो होते हैं वो दोनों के दोनों गिवन होते हैं। हमें आराम से उसके ऊपर टेस्टिंग या फिर ट्रेनिंग करनी होती है, एक्सपीरियंस गेन करना होता है एंड एक्यूरेसी नापनी होती है। अब जो डेटा इनको दिया जाता है सारी की सारी मशीन्स को, जिस टाइम पे हमारी मशीन मान के चलिए बनकर तैयार हुई, ये टेस्ट करने के लिए कि वो मशीन हमें हमारी कितनी एक्यूरेट है, इसलिए क्या किया जाता है, पहले से ही वो डेटा दिया जाता है जिसकी एक्यूरेसी पहले से ही मेंटेन्ड हो। ठीक है, जैसे कि 2+2 4 होता है। ठीक है, तो वही डेटा, ट्रेंड डेटा जिसका हमें सोल्यूशन पहले से ही पता है, उस सॉल्यूशन को पहले हम सुपरवाइज्ड को देंगे। अगर इसने हमें वो डेटा सही दे दिया, एक्यूरेट दे दिया, तो फिर ठीक है जी, ये मशीन सही है। फिर उसके बाद अनसुपरवाइज्ड के अंदर भी ऐसे ही चल के सारे जो लर्निंग टाइप्स हैं उनको टेस्ट आउट किया जाता है कि कौन सा टेस्टिंग सबसे बेस्ट बैठ रहा है कौन सी मशीन के हिसाब से। फिर आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है, ये नॉट ट्रेंड ऑन लेबल्स, इसके अंदर लेबल्स नहीं होते हैं। यूज ML एल्गो टू एनालाइज क्लस्टर अनलेबल्ड डेटा। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना कोई भी राइट एल्गोरिदम जो होती है, मतलब कि मान के चलिए कोई डेटा सेट हमने दे दिया, डेटा सेट लेबल्ड नहीं होगा, लेबल्ड नहीं होगा तो एल्गोरिथम जो है उसको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी एल्गोरिथम लगाऊं, कौन सी एल्गोरिथम ना लगाऊं, जिससे मैं इस अनलेबल्ड डेटा को वो कर सकूं, एनालाइज कर सकूं। तो इसके अंदर एक दिक्कत ये भी होती है कि इसके अंदर जो आउटपुट आता है ना वो हो सकता है कि इनएक्यूरेट आ जाए, क्योंकि इसके अंदर मशीन को खुद ही एनालाइज करना पड़ता है कि हाँ मैं इसके अंदर ये वाली एल्गोरिथम लगा सकती हूँ। हो सकता है कि वो वाली एल्गोरिथम ना लग रही हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है एंड वो प्रोग्राम
ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आता है सेमी के अंदर क्या होगा कि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज सुपरवाइज लर्निंग की होंगी, थोड़ी सी अनसुपरवाइज लर्निंग की होंगी, दोनों को कंबाइन किया जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सेमी। इसके अंदर क्या होता है, ये इंप्रूव करती है लर्निंग एक्यूरेसी को, जो लर्निंग एक्यूरेसी है उसको इंप्रूव करने के लिए ये काम आती है। फिर जो लास्ट है हमारी वो है रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये प्रोड्यूस करती है एक्शन को। ठीक है, एक्शन जो होती है वो ये प्रोड्यूस करती है। डिस्कवर एरर ट्रायल ये क्या करती है, ये डिस्कवर करती है एरर्स को कि क्या एरर्स हो रहे हैं क्या एरर्स नहीं हो रहे हैं, ये इसको मेजर करती है। ट्रायल एरर सर्च, ये ट्रायल करती है, एरर सर्च करती है। एंड डिलेड रिवॉर्ड, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर जो एल्गोरिथम्स उनका ट्राई चल रहा होता है, एरर को ढूंढा जाता है और उसके हिसाब से जो है एक्यूरेसी नापी जाती है या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एजेंट्स ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड आइडियल बिहेवियर एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस। इसके अंदर क्या होता है कि जो एजेंट्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम को या फिर कौन सी प्रॉब्लम को कैसा बिहेवियर मिलना चाहिए और उसी हिसाब से बिहेवियर को वो एडजस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली और मैक्सिमाइज कर देते हैं परफॉर्मेंस को। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स के जो हमारे मतलब जो हमारे टाइप्स हैं मशीन लर्निंग के वो। अब जल्दी से इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शुरू करते हैं हम सुपरवाइज से। सुपरवाइज्ड के एडवांटेजेस होते हैं 2। क्लासेस रिप्रेजेंट फीचर्स ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जो हमारी क्लासेस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं फीचर्स को। ठीक है, क्लासेस रिप्रेजेंट करती हैं फीचर्स को और जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो रीयूज भी किया जा सकता है जब तक इसके अंदर एक चीज़ और है, जब तक फीचर चेंज नहीं होता। अगर फीचर चेंज हो जाएगा तो ट्रेनिंग डेटा भी चेंज हो जाएगा, वो रीयूज़ नहीं किया जा सकता। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस 3 हैं। क्लासेस में नॉट मैच स्पेक्ट्रल क्लास, जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे से हो सकता है कि मैच ना करें, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है क्योंकि ट्रेनिंग डेटा अगर सेम होगा और क्लासेस ही मैच नहीं कर रही हैं तो फिर ट्रेनिंग डेटा गलत ही ट्रेनिंग दे जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी वेरी, जो कंसिस्टेंसी है वो वेरी करती है हर एक क्लास के ऊपर, जो कंसिस्टेंसी है वो अलग अलग हो सकती है। ट्रेनिंग डेटा नीड कॉस्ट एंड टाइम, जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा आता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई डेटा चाहिए होता है, मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है क्योंकि इसके अंदर हम मशीन को अगर एक बार कोड कर दें तो इसके अंदर प्रोग्रामर का टाइम जाता है। ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग जो होती है वो एक टीम भी कर सकती है एक किसी चीज़ की, लेकिन जो मशीन लर्निंग होती है उसके अंदर आपको पर्टिकुलरली प्रॉब्लम सॉल्व दे करके एक्यूरेसी नापनी पड़ती है एंड आपको जो एक्यूरेसी है वो नापनी पड़ेगी और उसके अलावा एक्सपीरियंस देना पड़ेगा मशीन को कि वो खुद से लर्न कर रही है या नहीं कर रही है, तो जो कि एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थिंग है अपने आप के अंदर ही। अनसुपरवाइज्ड की बात करते हैं तो अनसुपरवाइज्ड के जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये होती है नो प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड, इसके अंदर कोई भी प्रीवियस नॉलेज जो है रिक्वायर्ड नहीं होती है। ईजी एंड फास्ट, ये ईजी होता है और फास्ट होता है। ईजी क्यों होता है, क्योंकि अपनी एल्गोरिथम तो खुद ही फाइंड कर लेता है कि कौन सी एल्गोरिथम लग रही है कौन सी नहीं लग रही है। यूनिक स्पेक्ट्रल क्लासेस, जो इस क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती है, यूनिक होती हैं, तो इसलिए कोई भी ये नहीं है कि क्लासेस एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन एरर इज मिनिमाइज, जो ह्यूमन एरर होता है उसे मिनिमाइज किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, डू नॉट प्रेजेंट फीचर्स, ये प्रेजेंट नहीं करती है फीचर्स को, फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे आप। नो स्पेशल रिलेशनशिप, इसके अंदर जो होती है क्लासेस होती है उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप जो है वो आप बिल्डअप नहीं कर सकते हो या फिर नहीं बन पाती हैं रिलेशनशिप्स। टेक टाइम टू इंटरप्ट स्पेक्ट्रल क्लासेस, जो स्पेक्ट्रल क्लासेस होती है उनको इंटरप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेमी सुपरवाइज की बात करते हैं तो इसके एडवांटेजेस बात करते हैं तो इसके एडवांटेजेस हैं सबसे पहला इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके अंदर हम सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज दोनों की जो है खूबियाँ लेकर के आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड होती है, फिर उसके बाद सिंपल होती है, स्टेबल एंड फास्ट होती है, हाई एफिशिएंसी होती है इसकी, लेस्ट एनोटेड डेटा नीड्स, मतलब कि जो एनोटेड डेटा होता है उसकी जो नीड्स होती हैं वो कम होती हैं। ठीक है, आइट्रेशन रिजल्ट इज नॉट स्टेबल, डिसएडवांटेज है इसकी, आइट्रेशन रिजल्ट इज नॉट स्टेबल, जो रिजल्ट आता है वो हो सकता है कि स्टेबल ना हो। नॉट फॉर नेटवर्क लेवल डेटा, जो नेटवर्क लेवल डेटा होता है उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेटवर्क लेवल डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो लो होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो आता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट लर्निंग की जो एडवांटेजेस है वो है सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ट्रायल एरर सर्च,
ट्रायल एरर सर्च, डिलेड रिवॉर्ड, ठीक है। ये होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं इनको ये इजीली सॉल्व कर लेता है। एक तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी कह सकते हो, ये एल्गोरिथम्स का या फिर जो भी एरर आ रहा है उसके ऊपर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाता है एंड उसके ऊपर जो भी किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ये चीज़ ये लर्न करता है। अचीव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, इसका जो काम होता है वो अचीव करना होता है लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स होते हैं उनको। सिमिलर टू लर्निंग ऑफ ह्यूमंस, इसकी जो लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है ह्यूमंस की लर्निंग से, ठीक है। क्लोज टू अचीव परफेक्शन, और इसकी जो एल्गोरिथम है, जो भी ये लर्निंग टाइप है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती है कि अचीव कर सकती है परफेक्शन को, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, ओवरलोड स्टेट्स एंड डिमिनिश रिजल्ट्स, ये ओवरलोड कर देता है स्टेट्स को, क्योंकि जैसे कि ह्यूमंस भी कई बार क्या होता है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, ज़्यादा एरर्स को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी ओवरलोड हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि ये वाली लर्निंग भी क्या कर देती है, स्टेट्स को ओवरलोड कर देती है और डिमिनिश कर देती है रिजल्ट्स को। डिमिनिश मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर, धुंधला, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कर देती है रिजल्ट्स को, ठीक है। नॉट फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स, ये सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप ऊपर वाली सुपरवाइज, अनसुपरवाइज या सेमी सुपरवाइज ले सकते हो। नीड लॉट ऑफ डेटा एंड कंप्यूटेशन, इसको जो डेटा चाहिए वो बहुत सारा चाहिए और कंप्यूटेशन टाइम भी बहुत ज़्यादा लेती है ये। कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, इसके अंदर क्या होता है, डायमेंशनलिटी का जो होता है वो कर्स होता है। कर्स मतलब श्राप होता है कि ये एक टाइम पर एक ही टाइप के डेटा को डील कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है जी हमारा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं एमएल के, तो जैसे कि हमें पता है कि एआई की एप्लीकेशन है, ठीक है। मशीन लर्निंग जो है एआई का ही एक पार्ट है। तो जो एआई के एप्लीकेशंस होंगे वही इसके एप्लीकेशंस होंगे, तो ज़्यादा एप्लीकेशंस डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला है इमेज रिकॉग्नाइजेशन, वो हमें पता है कि इमेज रिकॉग्नाइज करने में एमएल जो होता है वो हेल्प करता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करता है, एक्सट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है। एक्सट्रैक्शन किसी का भी हो सकता है, डेटा का हो सकता है, ठीक है, और एक्सेट्रा, क्योंकि हमारी जो वो है बिग डेटा है उसके अंदर भी हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी वही बात कही गई है। एडवांटेजेस ऑफ एमएल की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है पैटर्न एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अब पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कैसे करता है जी, करता ऐसे है, क्योंकि अभी हमने ऊपर एप्लीकेशन में पढ़ा इमेज रिकॉग्नाइजेशन। इमेज रिकॉग्नाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो फेस होता है उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स बना देता है कंप्यूटर अपने हिसाब से। एंड जब भी हम फेस डिटेक्शन को यूज़ करते हैं या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन को यूज़ करते हैं, इमेज रिकॉग्नाइजेशन को यूज़ करते हैं, तो वही पैटर्न को बनाया जाता है हमारे फेस पे, और जैसे ही वो पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाता है तुरंत जो चीज़ें हैं वो हमें एक्सेस मिल जाता है, या फिर लॉग इन लॉग आउट जो भी आपको करना है वो हो जाता है। तो क्या होता है कि एडवांटेज सबसे पहला क्या है कि पैटर्न को आइडेंटिफिकेशन करता है। दूसरा है ऑटोमेटेड होता है, खुद से ही चीज़ों को लर्न करता है। अगर आपने कोई फेस एक बार दिखा दिया तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा दिन पर दिन बेटर होती रहेगी। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि दिन पर दिन जो चीज़ें हैं जैसे जैसे उसको काम मिलता जाएगा वैसे वैसे वो इम्प्रोवाइज़ करता जाएगा। हैंडल मल्टी डायमेंशनल मतलब कि जो मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है और जो वैरायटी होती है डेटा को उसको ये इजीली हैंडल कर सकता है। आपने भी देखा होगा कई बार जो हमारी मशीन्स होती हैं जो बहुत सारे डेटा को एक साथ वो कर सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, ऑडियो हो गई, या फिर आप इमेजेस कह सकते हो, ठीक है, या फिर एक्सेल शीट्स हो गई, पीडीएफ्स हो गई। बहुत बार वैरायटी ऑफ डेटा को इसे हैंडल करना पड़ता है और ये कर भी सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस के लिए से बहुत हाई अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है। टाइम एंड रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और बहुत सारी रिसोर्सेज को ये कंज्यूम करता है रन करने के लिए भी। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, जो रिजल्ट आया है उसको इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, या फिर हो सकता है कि आपको उस रिजल्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए मतलब समझने के लिए भी आपको एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े। फिर उसके बाद आता है हाई एरर सस्पेक्टिबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जो सॉल्यूशन आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है उसके अंदर भी हाई रिजल्ट्स के चांसेस रहते हैं। सस्पिशियस डेटा होता है, हमारा रिजल्ट जो होता है वो सस्पिशियस रहता है, तो इसके अंदर भी हाई एरर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई भी डिफरेंट टाइप का डेटा दे दिया तो फिर एरर आएगा ही। वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम, तो दोस्तों ये 2 नंबर में ज़रूर आ सकता है या फिर ज़्यादा में भी आ सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम को अगर हम समझ रहे हैं तो 3 टाइप के ट्रेड्स होते हैं इसके, वो समझने ज़रूरी हैं। सबसे पहला होता है टास्क टी, दूसरा होता है परफॉर्मेंस मेजर पी, फिर तीसरा होता है एक्सपीरियंस ई।
अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये होती है कि अगर बाई चांस जो अ प्रोग्राम सेट टू लर्न फ्रॉम ई, मतलब कि अ प्रोग्राम सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अगर एक प्रोग्राम को हम जब कहेंगे जब वो एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है इन कॉन्टेक्स्ट टू सम टी, टी मतलब टास्क, मतलब आपने कुछ टास्क दिया एंड हम प्रोग्राम को तभी कहेंगे कि वो एक्सपीरियंस कुछ ले रहा है जब इफ़ सम परफॉर्मेंस एट टास्क इन टी एट मतलब कि जो परफॉर्मेंस हो रही है टास्क टी पर वो मेज़र की जा सकती है इस जैसे जैसे एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं। मतलब कि इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है, एक प्रोग्राम को आप जब कहोगे, एक प्रोग्राम आपने लिखा मशीन लर्निंग का एंड आप उसको जब कहोगे कि हाँ ये से एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, जब कहोगे जब टास्क टी आपने दिया और आपको परफॉर्मेंस मीज़र उसका पता है कि परफॉर्मेंस मीज़र क्या है, और वो जो एल्गोरिदम है वो भी आपको टास्क टी पर परफॉर्मेंस पी ही दे रही है। ठीक है, मतलब कि दो चीज़ें हैं, सबसे पहला है दो चीज़ें हैं, सबसे पहला है कि आपको पहले से ही उसकी परफॉर्मेंस मीज़र पता है कि परफॉर्मेंस मीज़र क्या है, टास्क टी आपने उसको दिया और एक्सपीरियंस वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, या आप जब कह सकते हो जब वो जो एल्गोरिथम है वो रन करने पर टास्क टी पर ही आपको सेम परफॉर्मेंस मीज़र दे, और जैसे जैसे आप उसको टास्क देते जा रहे हो वैसे वैसे उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे एक्यूरेट आंसर अगर वो दे रहा है देन वी कैन से वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम है ये। ठीक है, जो हमारी लर्निंग एल्गोरिथम है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एक चेकर है लर्निंग प्रॉब्लम है, चेकर्स लर्निंग प्रॉब्लम है ये एक एग्जाम्पल में। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आप टास्क दोगे, टी क्या है, टास्क क्या है हमारा, प्लेइंग चेकर्स, पी क्या है, परफॉर्मेंस मीजर कैसे करोगे आप, परसेंटेज ऑफ गेम वॉन, ठीक है, जो परसेंटेज गेम जीता होगा। फिर उसके बाद ई क्या है, ई मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जब वो खुद से प्रैक्टिस करेगा गेम्स की, है ना, खुद से ही अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बेटर होता रहेगा कि अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किया था तो ये दिक्कत आई थी, मैं सेकंड टाइम ऐसे करूँगा, थर्ड टाइम ऐसे करूँगा, फोर्थ टाइम ऐसे करूँगा। तो क्या होता है कि जैसे इंसान अपनी चीज़ों का एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है वैसे ही यहाँ पे भी इम्प्रोविजन आएगा। रोल इन एमएल की बात करें तो रोल क्या है मशीन लर्निंग का, तो सबसे पहला रोल है रिकॉग्नाइज स्पोकन वर्ड्स, जो भी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है वो भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो लर्न करना कि आप जिस टाइप से कह रहे हो, ठीक है, जैसे आपने कुछ वर्ड्स लिए, जैसे आपने गूगल असिस्टेंट यूज़ किया होगा, सीरी यूज़ किया होगा, एलेक्सा यूज़ किया होगा, तो उसके अंदर आप जैसे कुछ बोल रहे हो तो वो रिकॉग्नाइज होता है वर्ड एंड उसके हिसाब से जो है आपके आगे के जो टास्क आपने उसको दिया है गूगल असिस्टेंट को या फिर जिसको भी दिया है वो वर्कआउट होता है। तो वैसे यहाँ पे क्या आ गया है कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आनी चाहिए और इसके अंदर फिनिक्स सिस्टम जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क लर्निंग जो है इसके अंदर यूज़ की जाती है, और मार्कोव मॉडल जो है जो हिडन होता है उसको भी यूज़ किया जाता है ऑटो कस्टमाइजिंग के लिए। ऑटो कस्टमाइजिंग मतलब कि जैसे हमारे स्पीकर्स होते हैं उसके अंदर ना कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको रॉक चाहिए, क्लासिक चाहिए, उसके अलावा स्मूथ होता है, बेस होता है ना, तो इस तरीके से जो स्पीकर्स होते हैं उसके अंदर कस्टमाइजेशंस गिवन होती हैं। फिर उसके बाद वोकैबुलरी कैसी है आपकी, माइक्रोफोन के अंदर आप किस टाइप की टोन चाहते हो, बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इस टाइप के जो कस्टमाइजेशन होते हैं उसके अंदर ये हमें अलाउ करता है, तो ये इसका एक रोल हो गया। दूसरा है कि ड्राइव एंड ऑटोनॉमस व्हीकल। ऑटोनॉमस व्हीकल क्या होते हैं कि जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, जैसे कि सबसे फेमस तो टेस्ला ही है, उसके बाद इंडिया में भी महिंद्रा ने XUV 700 के अलावा और भी कई सारी कार्स निकाल दी हैं। उसके बाद आता है हमारा, इसके अंदर कौन सा सिस्टम यूज़ होता है, एलीन सिस्टम यूज़ होता है, और ये क्या होता है, ये एक सेंसर बेस्ड सिस्टम होता है। जैसे कि 70 माइल्स पर आवर हमारी गाड़ी चल रही है 90 माइल्स तक, तो कितना टाइम में हम पहुंच जाएंगे या फिर जो भी है वो सारी चीज़ें जो एनालाइज करने की होती हैं ऑटोनॉमस के अंदर वो ये करता है। ये भी एक रोल होता है मशीन लर्निंग का। लर्निंग टू क्लासीफाई न्यू एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स, जो नए एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से बने होंगे या किस तरीके से बन रहे हैं, वो वाली चीज़ें भी ये क्लासीफाई, ये हेल्प आउट करता है, मशीन लर्निंग हेल्प आउट करती है हमें बताने में। इसका जो डेटाबेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा जब स्पेस की इमेजेस ली जाती हैं तो वो बहुत हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरा होते हैं और उनकी जो इमेज का साइज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो सिंपल सी बात है कि जो डेटाबेस होगा वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। डिसीजन ट्री लर्निंग एल्गोरिथम इसके अंदर यूज़ की जाती है। ऑटो क्लासीफाई ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये उनको खुद ही क्लासीफाई कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। हैज़ 3 टेराबाइट ऑफ इमेज डेटा, इसका जो एक इमेज का डेटा होता है वो 3 टेराबाइट तक भी हो सकता है।
3 टेराबाइट। ओके। लर्निंग टू प्ले वर्ल्ड क्लास बैकगैमन। अब असल में क्या होता है, बैकगैमन एक गेम है, वीडियो गेम है, तो यहाँ पे भी वो भी खेला जा सकता है, या फिर मैं कहूँ कि गेम्स के अंदर भी एक तरीके का एग्जांपल दिया गया है कि गेम्स के अंदर भी अब मशीन लर्निंग की जो एंट्री है वो हो चुकी है। टीडी गैमन प्लेड 1 मिलियन प्लस प्रैक्टिस गेम्स अगेंस्ट हिमसेल्फ। जो टीडी गैमन है उसने अपने ही खिलाफ 1 मिलियन प्लस प्रैक्टिस गेम्स खेले हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया होगा गेम खेलने का। कॉम्पिटिटिव विद ह्यूमन WC, जो ह्यूमन वर्ल्ड कप होते हैं उनके अंदर भी ये कॉम्पिटिटिव हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर एक प्रोबेबिलिटी इसको पता है। लार्ज सर्च स्पेसिस एग्जामिन ईजिली, जो लार्ज सर्च स्पेसिस हैं उनको ईजिली एग्जामिन किया जा सकता है। AI वर्सेस ML की बात करते हैं जी, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है आपके 2 नंबर में। तो AI वर्सेस ML के अंदर क्या होता है, जो AI होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को शोकेस करती है, परफॉर्म करती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टास्क को, लेकिन जो मशीन लर्निंग होती है वो एबिलिटी होती है कि किस तरीके से कोई मशीन लर्न कर सकती है और अंडरस्टैंड कर सकती है। फिर उसके बाद है डू टास्क इन ह्यूमन वे और स्मार्ट वे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन के तरीके से काम कर सकती है या फिर स्मार्ट वे से कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। जो मशीन लर्निंग होती है उसका काम टास्क को करने का नहीं होता, पढ़ाने का होता है, सिखाने का होता है, ठीक है। तो टीच करती है कंप्यूटर्स को कि किस तरीके से आप सोच सकते हो, किस तरीके से आप समझ सकते हो ह्यूमंस को, या फिर ह्यूमंस की तरह किस तरीके से सोच और समझ सकते हो। बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो AI होता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन जो ML होता है वो बेस्ड होता है सिस्टम प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं मशीन लर्निंग को, उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को पढ़ना होता है, समझना होता है और उन पर वर्कआउट करना पड़ता है, जिससे कि एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छी हमारी जो कंप्यूटर है वो ट्रेन हो पाएगा या फिर टीचिंग हो पाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं AI के, तो सबसे पहले हेल्थ केयर, फाइनेंस, मीडिया एक्सेट्रा, और जो मशीन लर्निंग है उसके अंदर है वेब सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइजिंग, लर्निंग एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो फिर आता है हमारा स्टेप्स टू डिज़ाइन लर्निंग सिस्टम, किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो लर्निंग सिस्टम को। तो सबसे पहला है स्पेसिफाई लर्निंग टास्क, जो आप लर्निंग टास्क है उसको सबसे पहले स्पेसिफाई करो कि आपको लर्निंग टास्क क्या करवाना है। चूज़ सेट ऑफ ट्रेनिंग एज पर ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट, जो आपको ट्रेनिंग जिस हिसाब से आप ट्रेनिंग दे रहे हो देनी है उस हिसाब से आप डेटा चूज़ करोगे, राइट। लेबल्ड डेटा होगा, अनलेबल्ड डेटा होगा, या फिर इनपुट देना है, आउटपुट देना है, एल्गोरिथम कौन सी चूज़ करनी है, ये वाली ट्रेनिंग जो एक्सपीरियंस है ये देने के लिए आपको ट्रेनिंग सेट को चूज़ करना पड़ेगा। डिवाइड ट्रेनिंग डेटा इन ग्रुप्स, क्लासेस एंड लेबल्स, जो आपको ट्रेनिंग डेटा है फिर आप उसे बाद में ग्रुप्स के अंदर, क्लासेस के अंदर, लेबल्स के अंदर डिवाइड करोगे। फिर उसके बाद है डिटरमाइन टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टू बी लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट, जो आपकी नॉलेज है उसको आप रिप्रेजेंट करना सिखाओगे अपनी मशीन को कि आप किस तरीके से उस डेटा को देखना चाहते हो, ग्राफ्स की फॉर्म में देखना चाहते हो, ग्राफ्स में भी कौन सा ग्राफ देखना चाहते हो, या फिर आपको सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, तो ये वाली चीज़ें तो आपको ही क्लासीफाई करनी पड़ेगी। फिर आता है चूज क्लासीफायर टू जनरेट जनरल हाइपोथेसिस, जो जनरल हाइपोथेसिस है वो आपको जनरेट करनी होगी क्लासीफायर के थ्रू। कैसा क्लासीफायर होगा ये भी आपको ही चूज करना है, और हाइपोथेसिस की एक पर्टिकुलर यूनिट है जो कि है यूनिट नंबर 3। तो हाइपोथेसिस को हम यूनिट नंबर 3 के अंदर ब्रीफली देखने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा फिर उसके बाद आगे आता है हमारा फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा अप्लाई लर्नर क्लासीफायर टू टेस्ट डेट, टेस्ट करने के लिए डेट को ये भी अप्लाई करना होगा लर्नर को। फिर उसके बाद कंपेयर करनी होगी परफॉर्मेंस की ह्यूमन के साथ कि ह्यूमन ज़्यादा फास्ट आंसर दे रहा है या फिर सिस्टम ज़्यादा फास्ट आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ये डायग्राम बन गया है, ये डायग्राम आप सबसे पहले बना देना, बहुत अच्छा रहेगा। एनवायरनमेंट या फिर एक्सपीरियंस से जो डेटा है वो गया लर्नर के पास, और यहाँ से गया परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास। लर्नर के पास जाएगा, वहाँ से नॉलेज के हिसाब से जाएगा और परफॉर्मेंस एलिमेंट में चले जाएगा, एंड वहाँ पे जो परफॉर्मेंस एलिमेंट है वो कंपेयर करेगा कि किसका ज़्यादा आंसर फास्ट आ रहा है, ह्यूमन का आ रहा है या फिर मशीन का आ रहा है। डेटा स्प्लिटिंग की बात करें तो डेटा किस हिसाब से स्प्लिट होगा, तो 3 टाइप से डेटा को आप स्प्लिट कर सकते हो। सबसे पहला है ट्रेनिंग डेटा, दूसरा है वैलिडेशन डेटा, तीसरा है टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा हमें पता है कि जिस हिसाब से आप ट्रेन कर सकते हो मशीन्स को, ठीक है। वैलिडेशन डेटा मतलब कि आप करेक्टनेस चेक करोगे डेटा की, और टेस्टिंग मतलब कि एक तरीके से कंपेयर करोगे कि मशीन का फास्ट है, ह्यूमन का फास्ट है। इस तरीके से आपका जो डेटा है वो स्प्लिट होगा। टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं तो 3 टर्मिनोलॉजीज हैं इसके अंदर। सबसे पहला है फीचर्स,
तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारी जो है नौ हमारे टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले आता है फीचर्स। अब फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं कि अ सेट ऑफ वेरिएबल दैट कैरी डिस्क्रिमिनेटिंग एंड करेक्टराइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। मतलब कि वो वाले वेरिएबल्स और वो वाला जो सेट है वेरिएबल्स का जिनको आप अपने कंसिडर कर सकते हो, उनको बोला जाता है फीचर्स। फिर उसके बाद फीचर वेक्टर की बात करें तो ये कलेक्शन होता है। डी फीचर्स का मतलब जो फीचर्स होते हैं उनका ही एक कलेक्शन होता है, जिनको एक मीनिंगफुल तरीके से डायमेंशन कॉलम के अंदर डाला जाता है और जिनके अंदर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली। अब फीचर स्पेस की बात करें तो फीचर स्पेस क्या होता है? जिसके अंदर जो फीचर वेक्टर होता है वो स्पेस मतलब कि पॉइंट आउट करता है कि कितना स्पेस चाहिएगा और या फिर कितना स्पेस के अंदर जो डेटा है वो स्टोर्ड है। क्लास की बात करें तो ये कैटेगरी होती है जो कि बिलोंग करती है ऑब्जेक्ट की बिलोंगिंग्स जो होती हैं वो होती हैं, और इसको वो किया जाता है, डिनोट किया जाता है ऐसे ओमेगा से। ठीक है, इसे ओमेगा से क्या किया जाता है? वो किया जाता है, डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आती है डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री क्या होती है? ये फीचर स्पेस बताती है और सेपरेट करती है पैटर्न को या फिर डिफरेंट क्लासेस को, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट क्लासेस हैं उनको एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, मतलब बाउंड्री जैसे हमें समझ में आ रहा है डिसीजन बाउंड्री, तो क्लासेस के बिहाफ पे दोनों के बीच में जो है दो क्लासेस हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो बाउंड्री बना दी जाएगी उन दोनों के बीच में। क्लासीफायर की बात करें, एक एल्गोरिथम है जो कि एडजस्ट करती है पैरामीटर्स को, फाइंड करेक्ट डिसीजन बाउंड्री। ये करेक्ट डिसीजन बाउंड्री फाइंड करने में हेल्प आउट करती है और जो हमारी कॉस्ट फंक्शन होती है उसको मिनिमाइज करने में भी हेल्प आउट करती है। फिर उसके बाद अगर हम एरर की बात करें तो एरर क्या होते हैं? एरर वही होते हैं कि इनकरेक्ट डेटा लेबलिंग हो गई हमारी, तो अगर हमारा इनपुट आउटपुट डेटा ही गलत होगा तो फिर तो दिक्कत हो ही जाएगी, तो ये एरर है। फिर उसके बाद आती है आपकी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस की, जो एबिलिटी है या जो परफॉर्मेंस निकल के आई है क्लासीफायर की, और करेक्टली जो डेटा है, ट्रेनिंग डेटा है, उसने करेक्ट एक्यूरेसी में टाइम वो दिया है नहीं, आंसर दिया है या नहीं दिया है, रिजल्ट दिया है नहीं दिया है, वो वाली चीज़ है। और आप इसे ये भी कह सकते हो कि जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस जो होती है वो भी यही शोकेस करता है। ठीक है, कि गुड इंडिकेटर है या फिर नहीं है। जनरलाइजेशन की बात करें तो ये होती है टेस्ट परफॉर्मेंस भी कह सकते हो आप इसे। ये एक एबिलिटी होती है कि प्रीवियस अनसीन डेटा जो है, मतलब कि अनबायस्डली अगर आप डेटा को ट्रेन कर रहे हो तो वो डेटा आपको एक्यूरेट आंसर्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, या फिर देखना कि मशीन कैसा रिएक्ट करती है उस डेटा के ऊपर, उसे जनरलाइजेशन बोलते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला है सेंसिंग, दूसरा है सेगमेंटेशन, तीसरा है क्लासिफिकेशन और चौथा है आपका पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो सेंसिंग के अंदर क्या होता है? ये एक जैसे कैमरा है या फिर माइक्रोफोन है, वो इनपुट के लिए यूज़ करता है और ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, और वो डिपेंड करता है कि बैंडविड्थ हो, रिजोल्यूशन हो, सेंसिटिविटी हो, डिस्टॉर्शन हो रही है, किस टाइप से जो हमारा पैटर्न है वो हम सेंस आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ हमारी सेंसिंग में आती है। अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो ये क्या होता है कि इसके अंदर जो पैटर्न होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होने चाहिए और वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। सेगमेंटेशन का मतलब वही होता है कि एक तरीके से बाउंड्री खड़ी कर देना। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है? क्लासिफिकेशन के अंदर ये हमें प्रोवाइड करता है फीचर वेक्टर को और एक्सट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट की कैटेगरी को, कि ऑब्जेक्ट की कैटेगरी क्या है क्या नहीं है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है क्लासीफायर के अंदर वो डिसाइड करता है कि रिकमेंडेड हमारे एक्शंस क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन इसके अंदर क्या होता है? ओके, तो इसके अंदर क्या होता है? ये जो भी हमारे डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं ना, उनको बताने के काम आती है। मतलब कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स नहीं होने चाहिए, या फिर क्या क्या हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं फीचर्स के अंदर, तो उन चीज़ों को ये ले सकते हैं। जैसे कि हमारा ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशन हो गया, स्केल हो गया, ये वाली चीज़ें जो है हम फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डिसीजन है, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग है, क्लासिफिकेशन है, फीचर एक्सट्रैक्शन है, सेगमेंटेशन है, सेंसिंग है। यहाँ से इनपुट गया, सेंसिंग में गया, सेगमेंटेशन होगा, फिर उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन होगा, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके हिसाब से डिसीजन ले लिया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉस्ट होगी, कॉस्ट बताई जाएगी। यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग के टाइम पर एडजस्ट किया जाएगा कॉन्टेक्स्ट को,
ठीक है। फिर उसके बाद एडजस्ट कॉन्टेक्स्ट जो एडजस्ट होता है वो क्लासिफिकेशन के अंदर भी किया जाता है, और यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है मिसिंग फीचर्स को, जो भी फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद जो भी फीचर ऐड होने हैं, रिमूव होने हैं, जो भी एडजस्टमेंट होनी है वो क्लासिफिकेशन के अंदर की जाती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फाइंड एस एल्गोरिथम। ठीक है, फाइंड एस एल्गोरिथम क्या होता है? इनिशियलाइज एच टू मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस एच। अब देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग क्या है? सबसे पहले क्या है कि इनिशियलाइज करती है एच को। वो जो डेटा हाइपोथेसिस है वो एच का मतलब क्या है कि हाइपोथेसिस है, ठीक है। वो जो आउटपुट हाइपोथेसिस है वो जाती है आइडेंटिफाई पॉजिटिव एग्जाम्पल, मतलब कि ये जो फाइंड एस एल्गोरिथम है खाली पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को ही लेती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, खाली पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को ही ये लेगी। फिर उसके बाद ये जाती है चेक फॉर एट्रीब्यूट्स में। चेक फॉर एट्रीब्यूट्स में जाने के बाद क्या होगा कि इसके एट्रीब्यूट्स को चेक किया जाएगा। अगर एट्रीब्यूट जैसी चेक हुए तो एट्रीब्यूट वैल्यू इज इक्वल टू हाइपोथेसिस वैल्यू, जो हाइपोथेसिस वैल्यू है क्या उसके इक्वल एट्रीब्यूट की वैल्यू है? अगर है तो वो यहाँ पे चली जाती है रिप्लेस द वैल्यू विद क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो रिप्लेस कर देता है अपने आप को वैल्यू से, और फिर उसके बाद बार बार ये चेकिंग जो है वो चलती रहेगी जब तक हमें आउटपुट नहीं मिल जाता। तो इस तरीके से जो हाइपोथेसिस है वो अपने आप को लर्न करती रहती है। जैसे मैंने बोला लर्न कर रही है ऑटोमेटिकली, तो जब लर्न कर रही है तो वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो कभी नहीं रुकेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो है ये जो वर्किंग है वो चलती ही रहेगी। अब एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। एल्गोरिथम भी वही है, सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेंगे एच को कि वो मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है। फिर उसके बाद उसके अंदर फॉर ईच पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टेंस एक्स, जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टेंस होगा हर एक पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टेंस के लिए हम एक एट्रीब्यूट को चेक करेंगे। अगर एट्रीब्यूट जो है वो सेटिस्फाइड है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सिंपल है ये बिल्कुल। और आउटपुट जो है हाइपोथेसिस का वो हो जाएगा एच, बात खत्म। एडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर क्या है, अगर ट्रेनिंग जो डेटा है वो करेक्ट है तो जो गारंटी है कि आउटपुट जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से ही आएगा। मतलब कि अगर आपका ट्रेनिंग डेटा, आपने जो मशीन को ट्रेन किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट है वो भी बिल्कुल करेक्ट आएगा फॉर श्योर। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कांट डिटरमाइन हाइपोथेसिस इज कंसिस्टेंट थ्रू डेटा, मतलब कि हाइपोथेसिस कंसिस्टेंट है या नहीं है ये डिटरमाइन नहीं करेगा भैया। बस आपने हाइपोथेसिस दे दी, एट्रीब्यूट्स दे दिए, बस चेक करके बता देगा कि हाँ इस हाइपोथेसिस के हिसाब से ये डेटा ठीक है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं ये नहीं बताएगा। ठीक है, डेटा जो है मिसलीड कर सकता है एल्गोरिथम को। बैक ट्रैकिंग जो है उसका कोई सपोर्ट नहीं है। अगर बैक ट्रैकिंग होती तो फिर जो डेटा है उसको बार बार एक ही डेटा को बार बार हम रिवाइज कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि अगर बाई चांस पॉजिटिव है तो और वो है मतलब डेटा करेक्ट है हाइपोथेसिस के हिसाब से तो फिर ठीक है दे दो, अगर नहीं है तो फिर रिप्लेस कर दो। तो लेकिन सेम डेटा को ये बार बार नहीं लेगा, तो बैक ट्रैकिंग का सपोर्ट इसके अंदर नहीं है। लर्निंग प्रोसेस इज पुअर, जो लर्निंग प्रोसेस है इसका बहुत ज़्यादा बेकार है। रॉबस्टनेस टू नॉइज इज वीक, जो रॉबस्टनेस है नॉइज के लिए वो बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी हमारा कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। ये क्या होता है, बस इसका फाइंड एस एल्गोरिथम का ना बिल्कुल डिट्टो पार्ट है ये, बस इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। ठीक है, पीछे वाला जो फाइंड एस एल्गोरिथम है वो खाली पॉजिटिव को लेती है, लेकिन ये नेगेटिव अप्रोचेस को भी ले लेती है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, नेगेटिव अप्रोचेस के ऊपर भी काम कर लेती है। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म होती है फाइंड एस एल्गोरिथम की, मैंने बता दिया है। कंसीडर करती है पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स को, ये भी मैंने बता दिया है। पॉजिटिव एग्जांपल्स जो होते हैं वो फाइंड एस एल्गोरिथम के अंदर आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जो नेगेटिव एग्जांपल्स हैं वो जनरलाइजेशन फॉर्म के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। मतलब जो कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम है इसके अंदर हम जनरलाइज फॉर्म जो है उसको बनाएंगे। अगर हमें इसे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें जनरलाइज फॉर्म में बनाना जरूरी है नेगेटिव चीज़ों को। ठीक है, ओके। इट इंक्रीमेंटली बिल्ड्स वर्जन स्पेस गिवन अ हाइपोथेसिस स्पेस एच। ये इंक्रीमेंटली क्या करती है, वर्जन स्पेस बनाती है हाइपोथेसिस एच के ऊपर और सेट करती है ई फॉर एग्जाम्पल्स, मतलब ई सेट कर दिया इसने एग्जाम्पल्स के लिए। द एग्जाम्पल आर एडेड वन बाय वन, एक एक करके जो एग्जाम्पल होता है उसे ऐड किया जाता है। और एक्स मतलब कि जो हमारे जो पुराने वर्जन स्पेस होते हैं ना उनमें से उनको श्रिंक किया जाता है। मान के चलो आपने येस 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 से लिख रखा है, ठीक है, एंड नेक्स्ट में येस नहीं आया तो फिर क्या होगा, जो येस वाला नो है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा येस के साथ। मतलब कुल मिलाकर के इसका काम ये होता है कि जो हमारी वो एरे बना हुआ है, मतलब एरे के टाइप से ही मैं समझाता हूँ कि जैसे ये 4 बॉक्स है हमारे,
तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से ये एक हमारा इंस्टेंस हुआ या फिर एक हाइपोथेसिस हुई, तो ऐसे करके बहुत सारी हाइपोथेसिस होती हैं, फिर उनको एनालाइज किया जाता है जी और एस की फॉर्म में। जब वो चीज़ें सॉल्व करी जाती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि मान के चलिए ये वाला जो बॉक्स है हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, या फिर सबकी ये इन्फॉर्मेशन मैच कर रही है लेकिन इसकी ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो मतलब मैच नहीं कर रही है, तो फिर क्या होगा, या तो इनको कंसीडर किया जाएगा तीनों को, या फिर खाली इसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, या फिर इस पूरे ब्लॉक को कंसीडर करेंगे, या फिर खाली इस ब्लॉक को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल आप मुझे बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसीडर करूं कि नहीं, बिकॉज मैं आपको समझा दूंगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपके। तो हम अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या आता है कि श्रिंक करने का काम करता है मेनली ये इनकन्सिस्टेंट डेटा को, जो डेटा इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है, मतलब कि लगातार हमें अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का, मतलब ये एक तरीके से उसके डिसएडवांटेज भी रिमूव कर रहा है। जो हमारा पीछे वाला फाइंड एस एल्गोरिथम का एक कंसिस्टेंट नहीं था, ठीक है, डिटरमाइन नहीं कर सकता था कंसिस्टेंसी को, लेकिन ये कंसिस्टेंसी को भी डिटरमाइन कर सकता है। एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम है लोड डेटा सेट, सब मैंने बहुत इजीली लिखा है, ये लोड करता है डेटा सेट को, इनिशियलाइज करता है जनरलाइजेशन हाइपोथेसिस को या फिर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को इनिशियलाइज करता है, हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल जो होता है उसको लेता है, अगर जो पॉजिटिव एग्जाम्पल है और एट्रीब्यूट की वैल्यू हाइपोथेसिस वैल्यू को इक्वल है तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर हाइपोथेसिस वैल्यू के इक्वल है तो डू नथिंग एल्स, जो हमारी एट्रीब्यूट है उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। इफ एग्जाम्पल इज नेगेटिव मेक जनरलाइजेशन हाइपोथेसिस मोर स्पेसिफिक, अगर बाई चांस नेगेटिव आउटपुट है तो फिर जनरलाइजेशन करो हाइपोथेसिस का और ज़्यादा स्पेसिफिकली। अब लास्ट है हमारा जो पार्ट है वो है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का डिफरेंशिएशन, मतलब कि एक तरीके से डिफरेंस। तो सबसे पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें तो एसोसिएटिव लर्निंग होती है, और जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती है। एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई बंदा हमें चाहिए होता है जो हमारी हेल्प आउट करे, जो चीज़ों को देखता रहे, सुपरवाइज करता रहे कि हाँ मशीन को सही सही डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अनसुपरवाइज डेटा के अंदर वो खुद से ही याद कर लेता है। इनपुट फॉर गोल आउटपुट, जो इनपुट है वो गोल आउटपुट जो होता है वो डेटा हमें पहले से गिवन होता है सुपरवाइज्ड के अंदर, लेकिन जो अनसुपरवाइज्ड डेटा होता है उसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स की यूज़ लेते हैं। सुपरवाइज डेटा की बात करें तो इसके अंदर एरर सिग्नल जो होता है वो जनरेट हो जाते हैं कि अगर कोई भी एरर आया तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन अनसुपरवाइज डेटा के अंदर क्या होता है वो एरर नहीं देगा, एरर सिग्नल नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो नई क्लास बना देगा, ठीक है। सुपरवाइज डेटा की बात करें तो ये नॉन लीनियर मैपिंग को फॉलो करता है, जबकि जो अनसुपरवाइज डेटा वो होता है वो डेटा कंप्रेशन के ऊपर काम करता है और क्लस्टरिंग के ऊपर काम करता है, मतलब कि ग्रुप बनाने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो जनरल ग्लोबल एंड लोकल मॉडल, जनरलाइज्ड ग्लोबल और लोकल मॉडल होता है इसका, लेकिन जबकि जो अनसुपरवाइज डेटा होता है वो स्टैटिकली साइलेंट फीचर्स फॉर इनपुट पॉपुलेशन, जो इनपुट पॉपुलेशन होता है उसके ऊपर ही मेनली काम करता है। तो दोस्तों ये थी यूनिट नंबर 1 की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस उसके ऊपर चाहिए, टॉपिक के ऊपर चाहिए। और दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को लाइक, वीडियो सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और हमारा नया टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डाउनलोड करने के लिए नोट्स को या तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फिर नीचे के लिंक पे जा सकते हो, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।